तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और मुझे लगता है कि डेट सिलेक्शन लिंक आने के बाद ना एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी पॉजिटिविटी और कौतूहल दिमाग में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली आज समझ ही गए होंगे मैं बात करने वाला हूँ एसएससी टेक बिल्कुल 57 और विमेन जो है एसएससी टेक की जब बात करते हैं 28 की जो वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। और ऑब्वियसली डेट सिलेक्शन लिंक अब आपके सामने है, तो फटाफट डेट चुन लो यार, क्योंकि 4 एसएसबी सेंटर्स आपके लिए तेजी के साथ ओपन हो चुके हैं। चाहे वो आपका इलाहाबाद सेंटर जो कि प्रयागराज की धरती पे हमारे शहर में, चाहे वो आपका बैंगलोर सेंटर हो, चाहे वो कपूरथला हो, चाहे आपका भोपाल सेंटर हो। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। पहला बैच जहाँ तक हम लोग डेट कंसीडर कर रहे हैं 6 अगस्त से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। बच्चों का बड़ा प्रश्न चल रहा है कि सर टाइम बड़ा कम रह गया। वैसे आपने नोटिस किया होगा जब मैं एसएससी टेक की नोटिफिकेशन देने के आया और जब मैंने कहा कि 25 मई से लेकर 23 जून तक आपको फॉर्म भरना है, साइकिल भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि जो जनवरी का फॉर्म है उसका अक्टूबर बैच बनता है और जो जुलाई में फॉर्म आता है उसका बैच आपका अप्रैल में बनता है। बट साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से आपको पता है कि फॉर्म आपका मई में आया। बट फॉर्म भरते समय मैंने एक बात बताई थी आपको कि चीज़ें थोड़ा इस बार फास्ट प्रोसीजर में होंगी। आपको जल्दी ही एसएसबी डेट जो है आ जाएंगी सिलेक्ट करने के लिए लिंक्स, और वाकई में 20 जुलाई को कमाल हो गया है। और अब आपने वाकई में मुझे लगता है कि डेट्स अपनी असाइन कर ली होंगी। बस तेजी के साथ अब तैयार होना आपको अपने एसएसबी डेट्स के लिए। अगला एक खुशखबरी और साथ ही साथ दे देना, जो जल्दी आके नोटिफिकेशन के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अगला फॉर्म आपका कम आने वाला है। और पूरी एक्सपेक्टेशन हमारी है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है आपका नेक्स्ट फॉर्म जो कि मेन ऑब्वियसली 58 के लिए होगा और वुमेन 29 की वैकेंसी के लिए अनाउंस होगा और अप्रैल बैच के लिए होगा। और उसका प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलेगा जैसा ऑलरेडी चलता है। मुझे लगता है कि ह्यूज वैकेंसी आती है अगर हम एसएससी टेक की बात करें। बहुत हैवी जो है जनसंख्या हमारे देश में इंजीनियर्स की जो कि ग्रेजुएट हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अपना पैशन एंड प्रोफेशन दोनों चीज़ सकें। तो वाकई में अगर पैशन की बात करें तो इंडियन आर्मी है और प्रोफेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं आप। तो दोनों चीज़ों का जीने का मौका आपको देती है इंडियन आर्मी। और मुझे लगता है कि अब ये केवल मेल के लिए नहीं है बल्कि ये फीमेल के लिए भी आ चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक नई पॉजिटिविटी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आगे बढ़ें। और इस डिस्कशन में आज बिल्कुल हमारे साथ फिर से एक बार कैप्टन सर आ गए हैं। सर वेलकम इन द शो। एंड ऑब्वियसली सर लगातार जो हमने सीरीज शुरू की, हमने सबसे पहले जैग एंट्री को कवर किया सर क्रमशः, फिर हमने एनसीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक सेशन लिया। और सर साथ ही साथ इस मंच से मैं ये वादा भी करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे जल्द ही इंटरेक्टिव सेशंस भी करें जहाँ इन बच्चों से हम डायरेक्ट जो है मुखातिब हो पाएँ, जहाँ ये प्रश्न हमसे पूछ सकें और इनको सर हम जवाब दे सकें। बट फाइनली उससे पहले ज़रूरी है कि इनको इस कुछ एंट्री के विषय में हम बताएं और जैसे कि हम फर्दर बताते आ रहे हैं। तो सर आज एसएससी टेक जो एंट्री है इसको सर किस तरह से आप देखते हैं, ये एंट्री क्या है और बच्चों को क्यों ओवर पॉजिटिव होना चाहिए इस स्पेशल एंट्री के लिए, एसएससी टेक के लिए? सर एसएससी टेक के लिए इसको एक मैच्योर एंट्री के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आर्मी टीएस वालों को तो बीटेक आर्मी वाले कराएंगे, ये ऑलरेडी बीटेक करके आते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा बड़ी अच्छी है सर कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर। 4000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। 2016 में जब मेक इन इंडिया का स्कीम आया तो लग रहा था कि इंडिया बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाइज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं हुआ वो चीज़। जिस हिसाब से लोग देखते थे वो उतना हो नहीं पाया ऑन ग्राउंड। अभी भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उस लेवल पर पहुंच नहीं पाए थे। माइट बी बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देने के लिए चांसेस होते हैं इंजीनियरिंग जब कराते हैं। डिग्री एंड परसेंटेज के ज़्यादा मायने हैं बजाय कि प्रैक्टिकल नॉलेज के। तो उसके चलते आर्मी एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन ऑप्शन इनके लिए खुलता है। बिल्कुल सर। लाइफ सिक्योर्ड है आपकी और ग्रोथ बहुत अच्छी है आर्म फोर्सेस के अंदर। अब इसको अगर आप वैसे देखें सर तो आर्म फोर्सेस के सिलेक्शन बोर्ड में दो सिलेक्शन प्रोसेस रिमेन सेम फॉर एवरी एंट्री, बट उसमें भी देखिए एक बारीक चीज जो देखी जाती है, एप्लीकेशन ऑफ योर एजुकेशन। सो हाउ डू यू अप्लाई योर नॉलेज जो आप पढ़ करके आए हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर चीज़ों को सही से अप्लाई नहीं कर पाएगा अनलेस ही इज नॉट हैविंग प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशंस या जो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है उनका, तब तक वो उतना इफेक्टिव नहीं नजर आएगा। तो इनके साथ ये मसला ज़रूर रहने वाला है। डायरेक्ट एंट्री है तो स्क्रीनिंग एक मसला तो बहुत बड़ा है ही कहीं। अब सर फाइनली एक बड़ा फोबिया भी क्रिएट हो जाता है, बिकॉज फौज है, फौज की जब हम एक्सपेक्टेशन एसएसबी के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है और एक एग्जैक्ट फ्रेम है एसएसबी जिसके अंदर आपकी फ़ोटो को फिट करना है, ना वो बहुत बड़ी हो ना वो बहुत छोटी हो। तो इनके दिमाग में सर एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सर कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो जा रहे हैं सर, क्या जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो बेसिक एट्रीब्यूट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ, क्या उसके हिसाब से इनकी पर्सनालिटी ड्यूरिंग इंजीनियरिंग बहुत बदल तो नहीं जाती है
और वो चीज़ इनको डायरेक्टली जा करके स्क्रीनिंग या साइकोलॉजी या जीटी इंटरव्यू में अफेक्ट करे, तो क्या कुछ ऐसा परिवर्तन सर देखने को मिलता है या कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि एसएसबी बोर्ड के अंदर देखने में गलत नज़र आते हों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग जब ये लोग करते हैं ना सर, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है इनके ऊपर पढ़ाई का, इंडिविजुअल अप्रोच। बहुत सारे यंगस्टर्स देखिएगा आप, उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है बट उतना ही वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के चलते। इतना प्रेशर होता है इनको पढ़ाई का, तो ये आउटडोर एक्सपोजर इनका खत्म हो चुका होता है। जबकि एसएसबी में, जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ बिहेवियर। तो आप अपना बिहेवियर छोड़ देते हैं, नॉलेज ज़्यादा पकड़ लेते हैं, और ये मसला हमेशा सिलेक्शन बोर्ड में बना रहेगा इनके। तो इनका जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं मिलता है, जनरल जो ऑब्जर्वेशन। और सर टेक्निकली काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। अर्लियर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखें, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ तो थोड़ा बहुत सर अभी इवेंट एक्सपोजर बच्चे भी हुए हैं। लाइक वहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो कि की जा रही हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। बट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का तो सर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। वहाँ पे सर वो कैलकुलर एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं कि इंट्रोवर्ट होने का ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिल पा रहा है। उन्हें लगता है बस पढ़ना है और परसेंटेज बनाना है, और अल्टीमेट जब एसएसबी में जाना होता है सर तो टेस्ट का ओवरऑल क्राइटेरिया ही बदल जाता है सर। अभी जब मैं सर बैठा था एंड आई वाज गिविंग सेशन में नोटिफिकेशन से रिलीज़ करता हूँ, तो बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर दिस इज़ ट्रू कि हम जब एक फ़ौजी बनने की बात करते हैं सर, तो ये सच है कि सर हम इंजीनियर हैं, बट बीइंग ए इंजीनियर सर हमें फ़ौजी भी बनना है। तो कहीं ना कहीं जो एक फ़ौजी की क्वालिटी होती है, जो सच्चाई, जो रॉयल्टी, जो डेडिकेशन, जो जज्बा, जो जुनून, जो पैशन होता है सर, वो सर बनावटी तो नहीं हो सकता है, वो रियल होना चाहिए। सर हम कई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग लाइफ, चाहे वो स्मोकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, ड्रिंकिंग भी हो गई इन पार्टीज़ में, कुछ ऐसी चीज़ें भी सर हो जाती हैं लाइफ में जो कि वाकई में अच्छी बात नहीं है। तो कल को सर इंटरव्यू के दौरान हम इन सब चीज़ों को लेके कितने ऑनेस्ट हों, और ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करें सर? सर देखिए, एक चीज़ तो बहुत तय बात है कि देयर इज़ लोग कहते हैं कि एसएसबी में हमेशा सच बोलिए, यू नीड टू बी ट्रू, बट try to understand there is a difference between innocence and truth. इनोसेंट व्यक्ति जो होता है सर, उसको अपना दायरा नहीं पता होता है। जैसे आप छोटा बच्चा आप देखें, इनोसेंट क्या हो सकता है, घुटनों के बल चल रहा है, वो मिट्टी खा लेगा, उसको पता नहीं है मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। या फिर मेंटली रिटार्डेड लोगों की तरफ चले जाएं जो इनको इनोसेंट कहा जा सकता है। आप पढ़े लिखे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आप इनोसेंट नहीं हो सकते हैं। अब इनोसेंट व्यक्ति का दायरा नहीं निश्चित होता है कि मैं क्या बात करने वाला हूं। ट्रुथ ये कहती है कि आप सच बोलिए, मगर आपको दायरा भी बना के रखना है कि मैं इस दायरे के बाहर बात ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। ये फर्क है, दायरा समझना जरूरी है। अब इसको आप झूठ समझे या सही समझे, बट दायरे को आपको बना के चलना होगा। जो गलत है सोशली वो गलत है, और जो सही वो सही है। और जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें वाकई में होती है लाइफ में जिनमें आपको प्राइवेसी भी रख के चलना है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा हैम्पर होने की इनको आवश्यकता जरूरत नहीं है। इसको लेके बहुत वरी ना हो सर। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी मात्रा में है सर। इवन मैं यहाँ पे कटाप भी इनको पूरा दिखाऊंगा सर। जैसे कुछ ब्रांचेज रहीं जिनका कटाप थोड़ा सा हाई गया, जिनमें स्पेशली सर मैकेनिकल ब्रांच रहा जो 82% गया, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सर जो है 74 गया। रेस्ट जितनी भी ब्रांचेज हैं आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होंगी, जितनी ब्रांचेज हैं सबका 60 गया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी 75 के आसपास गया सर, और इनका केमिकल इंजीनियरिंग का जो है वो 72 गया। ये तो मेल कैंडिडेट्स की रहा सर। फीमेल में भी ऐसे ही रहा। यहाँ पे भी जो है सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 71% का कट ऑफ गया, मैकेनिकल में 76 चला गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 83% चला गया। वैसे गर्ल्स पावर इस देश में बड़ी तेज है सर। बच्चियाँ बड़ा अच्छा स्कोर करती हैं परसेंटेज का, तो मुझे नहीं लगता कि उनके हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई गया है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सर मौका मिला हो। डिस्ट्रैक्शन भी देखिए सर, इंजीनियरिंग में बॉयज़ में जल्दी आता है, गर्ल्स के अंदर नहीं आता है। कंपैरेटिवली दे आर मोर फोकस। रीज़न बिकॉज उनको पता होता है कि हमारी फैमिली ने कितने एफर्ट्स करके कितने तरीके से किया है। बहुत सारी बच्चियाँ जो मौका नहीं पाई हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनके लिए इतना करते हैं तो कहीं उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड फोकस ऑटोमेटिक सर काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब सर बेसिक स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस इनके हैं जो मैं आपके सामने लाऊंगा, बट उससे पहले सर एसएसबी के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है सर स्क्रीनिंग के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को किन बातों का सर ख्याल रखना है, और कैसे ये स्क्रीनिंग में सर एक अच्छी परफॉर्मेंस को लाएं? ग्रेजुएट लेवल एंट्री है सर। देखिए, इंजीनियरिंग कैंडिडेट के साथ OIR का जो स्टेटस है वो हमेशा ऊपर रहेगा। OIR के स्टैंडर्ड ऊपर हो जाते हैं आपके लिए, तो OIR बहुत अच्छा होना चाहिए आपका।
रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आप करते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से करिए, औरों की अपेक्षा आपके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े से हाई रखे जाते हैं। दूसरी चीज़, कमांड ओवर योर लैंग्वेज नीड टू बी वेरी गुड। आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, ग्रेजुएट है, 10+2 वाला बच्चा अगर नहीं बोल रहा है, ठीक है, आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मुश्किल आएगी आपके लिए। और ये डायरेक्ट एंट्री है, रेशियो ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड आउट इज टू हाई। तो यहाँ पर उस चीज़ का कम्युनिकेशन स्किल एंड योर OIR नीड टू बी वेरी गुड। OIR को थोड़ा डिटेल सर कर दो इनको, कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके होते हैं। इवन आपने कोई कंपटीशन फेस की होगी तो ज़रूर आपने उन क्वेश्चंस को देखा होगा। तो बिल्कुल वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ये लगा सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे सर का कहना है। और पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट सर। कम्युनिकेशन के साथ साथ सर जो एक अहम पहलू आ जाता है कि एक इमेज इनके सामने होती है सर। बीइंग इंजीनियरिंग, क्या ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इनकी जो इमेज के बाद स्टोरीज बने उनमें एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए? ऐसा कोई क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशन होती है क्या? इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन की स्टोरीज में किया जाएगा सब जो स्क्रीनिंग में जाएंगे? नहीं, स्क्रीनिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको सर, अगर लैंग्वेज से कंफर्टेबल तो वहाँ तो चल जाएगा, क्योंकि योर स्टोरी इन स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द बैकग्राउंड शोन टू यू एंड योर एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उनसे रिलेटेड रखिए। क्योंकि सिर्फ आप स्टोरी बना देंगे, स्टोरी तो पढ़ी भी नहीं जाती है बहुत बार सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। नरेशन की बात आएगी, आप नरेट कर रहे हैं अकेले, चलिए ठीक है, लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल स्टेप इनटू ग्रुप डिस्कशन, तब सवाल ये खड़ा होता है कि जिसकी स्टोरी ज़्यादा रिलेटेड होगी बैकग्राउंड से और एक्शन से, वो कन्विंस कर ले जाएगा अपने ग्रुप को। और बहुत क्रिएटिव स्टोरी लिख रहे हैं मगर ग्रुप में कोई दूसरा एग्री नहीं कर रहा उस चीज़ से, एंड पीपल आर रेडी टू काउंटर यू बिकॉज इट वॉज नॉट शोन इन बैकग्राउंड, सो यू विल ऑलवेज रिमेन इन प्रॉब्लम। लेकिन जो आपने बात कही है क्रिएटिविटी की, ये सर TAT में ज़रूर देखी जाएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास होने चाहिए। इनके पास जो क्रिएटिविटी है, ये अगर आपकी बातचीत से या आपके काम करने के तरीके से स्टोरी में नहीं झलक रहा है, आप भी एक ऑर्डिनरी स्टोरी बनाए चले जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म अप्रोच, आपकी एजुकेशन, इनकी एजुकेशन का सर सबसे बड़ा फ़ायदा जो इनको मिलता है इंजीनियरिंग को, कि ये दूरदर्शी हो जाते हैं। एक इंजीनियर आप ऐसे मानिए कि सर नदी के ऊपर एक पुल बनना है, वो इमेजिन कर लेता है और डिजाइनिंग करके वो बना देता है। ये दूरदर्शिता नजर आ रही है उसकी, और ये दूरदर्शिता अगर आपकी TAT में नहीं नजर आती है तो फिर SSC टेक में हमेशा प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये बड़ा अहम हो जा रहा है। अभी मैं बात स्क्रीनिंग तक ही कर रहा था, बट यहाँ साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है और थीमेटिक रिसेप्शन टेस्ट, जब आपके सामने 11 पिक्चर 1 by 1 होंगी और लास्ट ब्लैंक पिक्चर होगी। अच्छा सर, एक बड़ा फोबिया भी है कि क्या लास्ट जो ब्लैंक पिक्चर हो इंजीनियर्स के लिए, तो क्या उसमें ज़रूरी है कि क्रिएटिव थॉट प्रोसेस ही लाना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही स्टोरी होनी चाहिए, या बच्चा अपनी साइकोलॉजी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने लिविंग एंड लाइफ के आधार पे भी स्टोरी क्रिएट कर सकता है? नहीं, इमोशनली इम्बैलेंस स्टोरी ना हो सर, पर्सनल स्टोरी ना लिखें। अब इंजीनियरिंग करके आए हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके लाइफ में उनसे जुड़े होंगे, बहुत सारे यादगार मोमेंट्स आपकी लाइफ में जुड़े हैं उस चीज़ से, वो लिखिए। सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है सर। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है उसी को याद करता है, तो वो अगर अचीव करते हैं और वो ऐसी स्टोरी लिखें, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव स्टोरी, अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इमोशनल स्टोरी ना लिखें, ऑब्वियस आइडियाज़ ना लिखें। ऑब्वियस आइडियाज़ मतलब ये सिर्फ आर्मी को सोच रहे हैं तो उसको बता दिया कि ये BTech करके SSB देने आया था और वो रिकमेंड होकर के आर्मी में चला गया, इस तरीके की कहानी ना लिखें ये लोग, इससे फ़ायदा नहीं होगा। सर अगर हम टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रही है कि जो इंजीनियर एटीट्यूड है वो रखना होगा। एक बड़ी अच्छी बात सर जो आपने कहा, अभी मैंने नोटिस किया कि जो इनका ये 4 साल का एक्सपोजर है, ये इनके लाइफ का सबसे खूबसूरत एक्सपोजर है, और इस दौरान की जो जर्नी है ना, एक्चुअल में इनके लाइफ की रियल जर्नी यही है। और जो भी एक्सपेक्टेशन सबकॉन्शियस से आएगा वो इसी जर्नी के अंतर्गत ही एक्सपेक्टेशन की जा रही है, क्योंकि उससे पहले आपने इतना कुछ कमाल नहीं किया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जरूरी है कि इन 4 इयर्स के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आप 6, 7, 8 की स्टैंडर्ड पे जाएं, 9, 10 स्टैंडर्ड पे जाएं और वहाँ से कुछ लेके आएँ। आप इन 4 साल में कितने फैन फेस्ट आपने किए, कितने जो है टेक्निकल जो है शोज आपने किए, कितने सारे इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज किए, मुझे लगता है भी एक्सपोजर है एज ए इंजीनियर, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी में बेहतर मौका मिलेगा इन्हें उस चीज़ को दिखाने में। बिल्कुल सर, बहुत मौका मिलता है इनको। एक प्रश्न बनता है सर, SRT में अक्सर जो इंजीनियर्स को हम लोग देखते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जब इनके जवाब होते हैं सर, टेक्निकल ज़्यादा होने लगते हैं, तो क्या सर टेक्निकल जवाब देना है या प्रैक्टिकल जवाब देना है? बिकॉज दे ऑलवेज बिकम सो मच क्यूरियस अबाउट द थिंग्स कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, जबकि
एसआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं इमोशन भी नीड होता है सर, प्रैक्टिकलिटी की भी नीड होती है, एक नेचुरल फिनोमेना भी रिक्वायर्ड होता है। बट थोड़ा सा सर बीइंग इंजीनियर ये हाइपोथेटिकल एंड सर फिजिकल दुनिया में सोचने के लायक ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस तरह के जवाब निकल के इनके आने लगते हैं सर, वो कितना अफेक्ट करता है इनके लिए? सर जैसा आपने कहा ना कि टेक्निकल होना चाहिए या प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए सर। नॉलेज है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मगर इसका मतलब इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हम। आपके साथ बीइंग ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, यू कैन नॉट बी इमोशनली इम्बैलेंस्ड, यू हैव टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, और इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल करिए। प्रैक्टिकल वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या हुआ था, तो उसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को हमेशा ये पास्ट टेंस में लिखें। अनवांटेड इलेबोरेट ना करें, क्योंकि अगर 60 सिचुएशन है तो समय भी तो 30 मिनट है। आप पूरी 60 ना करें, 45 के आसपास पहुंचे, मगर वो 45 आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर क्वालिटी रिस्पॉन्सेज, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल जो है इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ना सोचें। एसआरटी एक जेन्युइन टेस्ट है जिसमें आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को देखा जाता है। एसआरटी इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कड़ी बढ़ रही है सर, और प्रश्न अगला आ जाता है यहीं पे। नेक्स्ट सर इंटरव्यू पार्ट 4 लेके क्वेश्चन खड़ा होता है। पीआई नो सर पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल रैपिड फायर राउंड होगा, जो हमारा एसएसबी का प्रोसीजर है वो सब कुछ होगा। बट इन सब के बावजूद क्या सर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर कुछ अलग एक्सपेक्टेशन भी रखता है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अंतर्गत सर? टेक्नोलॉजी सर आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है सभी जगह, इट इज़ इजीली अवेलेबल। तो अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सामने आ रहा है, ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन सम पर्टिकुलर ब्रांच, और आप चाहेंगे तो बिल्कुल उससे एक वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से वो इंजीनियरिंग करके आ रहा है, तो हो सकता है कि आप बैठे हुए पूछ लें उससे कि भाई ये जो मोबाइल टावर काम करते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सबके पास है, तो आपने अगर उससे ये पूछ लिया कि मोबाइल टावर कौन सी वेव्स के ऊपर काम करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो आना चाहिए। अगर आप पढ़े होगे तो भूल गए होगे, बिल्कुल जायज़ बात। अगर आप सीखे होगे तो वो आपको याद रहेगा और आप उसको कोरिलेट कर लोगे। तो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का सर पहले ही प्रश्न चल रहा था कि सर इस समय की तैयारी क्या ज़रूरी है, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि वी आर अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। हम ऑनलाइन भी आपके लिए अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए आप एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए, बिल्कुल ऑनलाइन फर्स्ट क्लास इंटरेक्टिव सेशन हमारा क्लास है पूरा का पूरा, जहाँ बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपका साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग पार्ट हम कवर कर रहे हैं। पहले भी ऑफलाइन पे भी हम बहुत तेज़ी के साथ एक्टिवेटेड हैं। एवरी मंडे भी हैव अ फ्रेश बैचेस, इवन थर्सडे को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें, नो इशू। एंड स्वागत है आप सबका, बिकॉज ये लाइफ का एक बेहतर मौका है और आप सबको इसको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। इंटरव्यू के बाद सर एक बच्चों का प्रश्न है, 49 वीक्स की जो ट्रेनिंग है सर ओटीए के अंतर्गत, क्या ट्रेनिंग कुछ स्पेसिफिक होती है इन लोगों की जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जाते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के अंतर्गत? तो क्या इनकी ट्रेनिंग में कुछ अलग तरह का वर्जन या अलग तरह की चीज़ें होती हैं सर? नहीं सर, ट्रेनिंग सबकी सेम रहेगी। जैग एंट्री की भी 49 वीक्स की होती है, इनकी भी 49 वीक्स की होती है। ट्रेनिंग सबके लिए, वो पॉलिश कर रहे हैं आपको, वो रिफाइन कर रहे हैं आपको, जेंटलमैन कैडेट के तौर पर तैयार कर रहे हैं, सो दैट यू कैन बी अ गुड फ्यूचर ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। वो जब स्पेशलाइजेशन आएगा, तो जब आप अपना कोर सेलेक्ट करते हैं, आजकल तो सभी कोर के अंदर आ सकते हैं। अर्लियर इट यूज टू हैपन कि ईएमई में, सिग्नल में जाएंगे आप सिर्फ, अब तो आर्टिलरी में भी आ रहे हैं, इन्फेंट्री में, मैकनाइज वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है सर। तो आप किसी भी उसमें जा सकते हैं, इट इज़ फ्री नाउ। अब मसला ये आता है कि हर स्कूल का, जो हर कोर का अपना एक स्कूल होता है। जैसे स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज़ इन देवलाली, स्कूल ऑफ आर्मर्ड इज़ इन अहमदनगर, तो ऐसे हर एक अपने अपने कोर का अपना एक स्कूल है। इन्फेंट्री के लिए मऊ, इंदौर के पास में जो जगह है वहाँ पर, तो आप यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाएंगे, वो 6 महीने का कोर्स होता है, तो वो अपने कोर की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको ट्रेन कर लेंगे, वो वहाँ का मसला है। अभी ये ट्रेनिंग सेम रहने वाली है। दिस इज अ कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग कह सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे बेसिक फौज के प्रोसीजर को समझाया जाएगा। आज आते हैं सबसे अहम मसले पे सर, जहाँ बच्चों का स्क्रीनिंग क्लियर हुआ, साइकोलॉजी हुआ, इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा किया, तो एक उनके जहन में होता है सर ये फिजिकल टेस्ट तो बड़े हाई लेवल बने, क्योंकि फिजिकल मेडिकल को लेके अलग ही डाउट है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दे सर कि फिजिकल टेस्ट बिल्कुल नहीं है, आपका सिंपल जीटीओ होता है जिसमें ऑब्स्टिकल्स हैं आपके सामने, और मुझे लगता है कि वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरी है आपके लिए। बट आपका प्रश्न है तो सर एक एक्सपेक्टेशन, मैं थोड़ा ये पॉइंट अब थोड़ा घुमाऊँगा यहाँ पर, क्या एक जीटीओ की सर जो एक्सपेक्टेशन होती है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से कुछ अलग होती है सर, कि वो उसी प्रोस्पेक्ट पे चीज़ों को देखना चाहते हैं? सर इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें। अगर
देखिए, दो टेक्निकल एजुकेशन है, वन इज इंजीनियरिंग एंड वन इज मेडिकल। दोनों ही जब लोग होते हैं 12th क्लास से एक हाई लेवल प्रिपरेशन पर जाते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा वास्ता होता है और वो अपने आप आइसोलेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, फौज में डॉक्टर्स मेडिकल के लिए तब भी इसलिए एक्सपेक्टेड ये चीज़ रख ली जाती है या उसको ओवरलुक किया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर साहब अकेले इलाज करने वाले हैं, वहाँ ग्रुप वर्क का काम नहीं है कुछ, उनका अपना स्पेशलाइजेशन है, उनका काम है कि जो बैटल फील्ड से या जो जवान आ रहे हैं हॉस्पिटल में उनको सही से ट्रीट कर दें, इंडिविजुअल वर्क। बट व्हाट विल हैपन टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, दे हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। और इनका जो उस स्ट्रेस के चलते सबसे बड़ा खामियाजा होता है इनका ग्रुप कोऑपरेशन लेवल, बिहेवियर इन देयर ग्रुप। इस चीज को इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता इनका, या तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, ये दूसरों की बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं 10 लोग, इनके दिमाग में कुछ और चलता होता है। सर ये इतनी एजुकेशन पा चुके हैं, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, तो ये आप दूसरे की टेक्निक या टेक्निकल बात को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। इनके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल की कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है जीटीओ के साथ इनके एंट्री को लेकर के। पॉइंट यह था सर, एसएससी टेक में एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ड्यूरिंग द जीडी या ड्यूरिंग द लेक्चरेट या कह लीजिए कि जब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हमें मिलता है तो क्या हमें ऐसे टॉपिक मिलते हैं, ऐसा टास्क मिलता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कनेक्टेड होता है, या फिर वो वही मिलता है जैसा कि अन्य एसएसबी एस्पिरेंट को मिला करता है? नहीं सर, वो तो सभी के लिए कॉमन रखा जाएगा। जीडी में जैसे एक बर्निंग इशू रखा जाता है, एक सोशल इशू रखा जाता है, तो वो टॉपिक तो वही सेम रहने वाले हैं। व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू बीइंग अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, दे शुड नो वेल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड देम। अपने आप को अपडेटेड रखें जी, अपने आप को अपडेटेड रखें। आई साइट को लेके एक बड़ा कन्फ्यूजन बच्चे का था, मेरे से पूछ भी रहा था, इवन हाइट को भी लेके सर, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 157.5 सेंटीमीटर जो है वो मेन के लिए रखा गया, 152 आपका जो है विमेन के लिए रखा गया है। 6/6 आपका आई साइट होना चाहिए विद ग्लासेस, जिसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया कैन बी +3.5 से -3.5 तक आपका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बहुत है सर, बहुत है, इतने में ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बिल्कुल नहीं। तो मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो बिल्कुल एसएसबी डेट लिंक ओपन हो चुकी है, फटाफट डेट सेलेक्ट करिए और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपको बढ़ना और जाके बेहतर करना है सर। बच्चे सर लास्ट टाइम में जैसे आता है तो एक बड़ा प्रश्न ये बनता है, क्या सर किताब के माध्यम से भी इनकी इतनी गाइडेंस हो सकती है, उससे इतनी मदद मिल सकती है कि वहाँ पर जाके अच्छा कर पाएँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दिस आई विल नॉट सजेस्ट। इंडिविजुअल गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। बड़ी चीज़ क्या है सर, देखिए, एक किताब किसी ने लिखी, बाजार में चली गई, लिखने वाले को पता नहीं है मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, उन्होंने एक मास के लिए लिखा, और पढ़ने वाला भी लिखने वाले को कभी जानता नहीं है कि किसने लिखी है ये, ठीक है, अनलेस आपके सामने वो कैंडिडेट नहीं आएगा। तो हाँ, आइडिया ले सकते हैं आप बुक से, बिल्कुल ही अनअवेयर है, उसने आइडिया ले लिया कि जी इतनी टीएटी है, इतना ये है, सब ठीक है, बट आपका इन्वॉल्वमेंट खुद का, ये दोनों जगह काम आएगा। देखिए सर, आप गाइड कर रहे हैं या वो किताब पढ़ रहा है, मगर जब तक किसी यंगस्टर ने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया तब तक वो सिलेक्शन से दूर है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि चाहे वो आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, उसमें भी आप एक ग्रुप में हीरो की तरह निकल के आते हैं, या एज ए इंडिविजुअल भी आप हीरो की तरह निकल के आते हैं। आप किसी भी ग्रुप टास्क में जा रहे होते हैं तो वो ग्रुप के अंदर आपके बिहेवियर को देखा जाता है, और एग्जैक्टली एज ए इंडिविजुअल उस चीज़ को जज कर पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है कि ग्रुप का होना और ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। सर देखिए, हर इंडिविजुअल वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिफरेंस बना रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर ए है, उसके अंदर जो कमी है, जरूरी नहीं कि कैरेक्टर बी में वही कमी हो। और हमने अगर बाजार में ये किताब खरीदने जाएंगे तो ये तो सब कैरेक्टर ए भी वही पढ़ेगा, कैरेक्टर बी भी वही पढ़ेगा, एक कॉमन आइडिया हो गया। दिस इज हैपनिंग समवेयर इन इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। आप देख रहे होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक बड़ा मास ट्रेडिंग सा चल जाता है। सर, इंडिविजुअल जब तक कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि आपको कितने चेंजेस की जरूरत है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आपको कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, और आपको किसी ने कहा कि नहीं जी मैं सिखा रहा हूं, आप इतना चेंज कर लीजिए अपने अंदर, ये अनवांटेड चेंज था, आप सही दिशा में जा रहे थे, आप गलत दिशा में चले गए। तो गाइडेंस का ये फर्क होता है सर। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल फोकस यही है सर। दैट मीन मास ट्रेनिंग से हट के आपका जब 1-to-1 इंटरव्यू होता है, ड्यूरिंग स्क्रीनिंग आपको जब एज ए इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मर के तौर पे देखा जाता है, आपकी OIR का इंडिविजुअल एनालिसिस होता है कि आखिर आप किस ग्रेड में आ रहे हैं। साइकोलॉजी में आपका पूरा का पूरा जो कॉपी है, पूरी बुकलेट है, पूरा डोजियर है, प्रॉपर ढंग से चेक होता है, तब पता चलता है एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
और मुझे लगता है GTO में जब पर्सनली आपको वॉच किया जाता है कि आप क्या ग्रुप बिहेवियर में जा रहे हैं, तब जाके वो चीज़ें क्लियर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये समय है, क्योंकि लाइफ में एक मौका मिला है, तो मुझे लगता है सर इनको अपना बेस्ट देना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट पहले बच्चों का प्रश्न सर, कभी कभी समय कम भी है सर। हमारे पास सर 7 डेज़ है, 8 डेज़ है, 9 डेज़ हैं सर, 10 डेज़ हैं, और एग्जैक्टली हमारा 14 डेज़ का जर्नी है। तो सर इस पे बच्चों को क्या आश्वस्त कर सकते हैं? अगर ये 7 डेज़ 10 डेज़ के लिए भी आते हो तो क्या इनको हम उस लेवल पे गाइड कर पाएंगे? सर बिल्कुल, आप ब्लैंक होकर के जाएंगे उससे तो बेहतर है कि आपके पास 7 दिन 10 दिन जो भी समय है, अगर आप आते हैं तो आपको टाइम तो पूरा दिया जाता है और वो फीडबैक भी मिलेगा आपको, कहाँ कमी आ रही है और कितना आप रेक्टिफाई करिए और कैसे खुद को बेहतर करिए। मुझे लगता है सर बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हमने खुल के बात की और इनको सिखाया, बट इसके बावजूद सर वही बात कि बच्चों के जहन में प्रश्न रह जाते हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये 1 to 1 आकर के भी अपने प्रश्नों को हमसे करें और हम इनको जवाब दें। अभी जैसे कहा गया कि आइडियली हमने हर बात समझाने की कोशिश की, बट एज ए इंडिविजुअल भी इनकी काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं, प्रश्न रहते हैं। इसलिए सौरभ सर का ऐप का ईजाद किया गया है, तो जल्दी वी आर प्लानिंग फॉर दैट। थोड़ा सा टाइम स्लॉट कम मिल पा रहा है, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूँ तो, बट कोशिश हमारी पूरी यही है कि जो SSC टेक एस्पिरेंट है, जल्द ही पूरे भारत का जो हमारा SSC टेक में जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, जो कट ऑफ में आए हुए हैं, उन सबको बिल्कुल हम उस ऐप पे इन्वॉल्व करेंगे और आप सबको बुलाएंगे लाइव, जहां आप मेरे सामने होंगे और हम और सर आपके सामने होंगे, और 1 to 1 बैठ के बातें होंगी। आपके हर प्रश्न, हर डाउट को वहाँ पर हम क्लियर करेंगे और आप में कमाल का मोटिवेशन लाएंगे, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस और ओवरऑल आउटपुट को अच्छा कर सकें। और साथ ही ये गाइड भी करना चाहता हूँ कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के गाइडेंस शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मौका मिलना है तो कोई कसर होनी नहीं चाहिए। सर लास्ट में कुछ बच्चों के लिए सर आपकी तरफ से। सर दे शुड बिलीव इन देमसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत अच्छा होगा। ज़रूरत भर की जितनी भी ट्रेनिंग है वो आपको दी जाती है MKC में, और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। आप बिल्कुल आइए और अपने आप को एक बार चेक करके देखिए कि कहाँ कमी आ रही है, और उस हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड करेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बेहतर काम करिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए। नॉलेज सबके पास है। देखिए सर, SSC टेक की BTech करके आ रहे हैं लोग, सूरमा है सर, तो नॉलेज सबके पास है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी नॉलेज आपके लिए हर्डल ना बने। बस ये बिहेवियर का टेस्ट है, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज है इसीलिए SSB बुला रही है आपको। अब ये बिहेवियर अच्छा रखिएगा। बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और यही भरोसा है जो आपको कहीं सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। और उस भरोसे को कायम रखने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जल्द ही आप सबसे मुलाकात होगी सौरभ सर के ऐप पे, बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही उस इवेंट का अनाउंसमेंट होगा, हम मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आकर अनाउंस करेंगे, और पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सबकी मुलाकात होगी, और आपके हर डाउट, हर संशय, हर सस्पेंस को जल्द से जल्द हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।